हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। एक बार फिर आपका साथी आपके बीच हाजिर है। आज हमारी सीटेट 2022 को लेकर जो हमने ईवीएस को शुरू किया है उसकी क्लास 2 होगी। जी हाँ, इससे पहले हम अपनी ईवीएस की एक क्लास कर चुके हैं। अगर अभी आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो साथियों, आज हम अपनी सीटेट 2022 को लेकर के अपनी ईवीएस को लेकर के जो हमने सिलसिला शुरू किया है एनसीईआरटी बेस्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज क्लास में, आज हम अपनी क्लास 2 करेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करना है क्योंकि बहुत कम समय है परीक्षा में और तैयारी बहुत करनी है। तो साथियों, फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो साथियों, फटाफट सब शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सीटीईटी 2022 ईवीएस क्लास 2। तो आज साथियों हम इसमें चर्चा करने वाले हैं अपना ईवीएस में एक टॉपिक है जानवर या एनिमल्स। जी हाँ, जानवर या एनिमल्स पर आधारित काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सीटेट की साथ में यह भी खूबी है कि ये कूट में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना होता है, याद करना होता है। वो जब कूट में करता है तो आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी बात गलत है या कौन कौन सी बातें ठीक है, या इनमें से कौन सी एक ठीक है बाकी सब गलत हैं। इस प्रकार के ऑप्शंस बनते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई ज्यादा आती है। तो इसीलिए साथियों, हमने आपके सामने सीटेट 2022 को ईवीएस के को लेकर सीरीज शुरू की है, जिसमें हर टॉपिक को, हर बिंदु को हमने विद पिक्चर और हर एक पॉइंट को समझाते हुए समझाने का काम शुरू किया है। तो साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे जानवर या एनिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इन बिंदुओं को जानेंगे। तो अगर हम बात करें जानवर, एनिमल्स, तो हमारी जो धरती है, हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर तथा पक्षी पाए जाते हैं। जी हाँ, इस बात से सभी परिचित हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं, और सभी का अपना अपना अलग रंग है, किसी आकार अलग अलग है, सबका रहन सहन खान पान भिन्न भिन्न प्रकृति के सभी होते हैं। सभी जानवर तथा पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो साथियों, उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर, उन्हीं उनके आकार रहन सहन खान पान के आधार पर, उनके अपने रंग संबंधी विशेषताओं के आधार पर हमारे एग्जाम में सीटेट में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ जानवर तथा पक्षी हमारे साथी भी होते हैं और इस प्रकार की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, तो उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी उसी बात को। तो अगर हम बात करें, शुरुआत करें पहले पॉइंट की, तो हमें यह जानना है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। जी हां, परंतु कुछ जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी, क्वेश्चन है, या मुख्य मेन पॉइंट है, बात को कहना यह है कि कुछ जानवरों के तो कान जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कौन से क्या जानवर हैं? तो याद रखेंगे साथियों, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। अक्सर एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हम अपनी क्वेश्चन सीरीज करेंगे, वहां पर इन पॉइंट्सों को समझने का, पढ़ने का जो लॉजिक है वो आपको वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पूछ लेता है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, बच्चे पाए होते हैं जिनके, या बच्चों को जन्म देते हैं, वो कैसे होते हैं, कान होते हैं नहीं होते हैं, इस प्रकार के लक्षण किसी भी प्रकार से जोड़कर पूछ लेता है। तो याद रखेंगे साथियों, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता आदि। वहीं अगर हम बात करें जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं, उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाल नहीं पाए जाएंगे और क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, जैसे आपके पक्षी वगैरह, मुर्गा आदि, कबूतर, कौवा आदि सब इसी प्रकार की वर्ग में इनको रखा जाता है। तो जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, उनकी विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं और ऐसे जानवर अंडे देते हैं। पहला बिंदु आज का।
चलते हैं अगले बिंदु की ओर। साथियों याद रखना है कि जो कुत्ता मछली होती है, देखो आप पिक्चर के साथ देख पा रहे हैं, आपके सामने पिक्चर है, तो ये कुत्ता मछली है। सेकंड नंबर है ऑक्टोपस, थर्ड नंबर है विद्युतकरण, अगला है व्हेल फिश, अगला है समुद्री गाय और अगला है तारा मछली। जिनमें से देखो आपका मछली शब्द आ रहा है, व्हेल शब्द आ रहा है, ये फिर भी आसान है, इनको हम जज कर लेते हैं कि समुद्र में या पानी में पाई जाती होंगी। लेकिन ऑक्टोपस, समुद्री गाय, विद्युतकरण और तारा मछली, लेकिन इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो साथियों याद रखना है, कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युतकरण, व्हेल मछली, समुद्री गाय तथा तारा मछली आदि सब कहां पाए जाते हैं? समुद्र में पाई जाती है। जी हां, समुद्र में पाई जाती है। अगला है गाय। जी हां, अगर हम गाय से संबंधित सीटेट में बात करें तो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो इस प्रकार से उनका उत्तर होगा, या जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उनमें से यह होगा कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो किस काम आते हैं? पत्तों को काटने के लिए होते हैं। जी हां, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। जी हां, मानव प्रकृति भी यही है, मानव के भी आगे के दांत जो भोजन को काटने के लिए ही होते हैं। और ये दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। घास को चबाने के लिए गाय पीछे के दांतों का प्रयोग करती है, और ये पीछे वाले दांत कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं। और गाय के जो ऊपर के दांत हैं वो नहीं होते हैं। जी हां साथियों, ये अक्सर एक और बात पूछी जाती है कि जानवर जो होते हैं वो जुगाली क्यों करते हैं? जैसे गाय, भैंस आदि जुगाली करते हैं, अर्थात भोजन करने के बाद भी अपने मुंह को घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो उसके पीछे कारण होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है कि वो एक बार भोजन को निगलने के बाद दोबारा से उनके मुख में वो भोजन दोबारा से लौट करके आता है, जहां पर फिर वो उसको दोबारा से रौंदने का काम करते हैं, जिसके बाद वो फाइनली डाइजेस्टिव मोड में पहुंच जाता है। तो जानवर इसलिए जुगाली भी करते हैं क्योंकि उनको डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार का है कि एक बार में भोजन मुंह से निकलने के बाद दोबारा एक बार प्रवेश दोबारा से उनके सिस्टम में क्रम में आ जाता है। तो गाय के आगे के दो दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। दूसरी बात, घास को चबाने के लिए गाय पीछे के दांतों का प्रयोग करती है और ये पीछे वाले दांत चपटे और बड़े होते हैं। और तीसरी बात, गाय के ऊपर के दांत नहीं होते। चौथी बात, ये जुगाली करने वाले जानवरों में से एक है। साथियों चलते हैं अगले बिंदु की ओर। बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली से रिलेटेड क्या फैक्ट क्वेश्चन बनता है? तो बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग किस लिए करती है? मांस को फाड़ने और काटने के लिए करती है। और इसके दांत कैसे होते हैं? बड़े ही नुकीले होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कितने भयानक तरीके से अपने दांतों को दिखा रही है हमारी बिल्ली मौसी। तो याद रखेंगे, बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस फाड़ने और काटने के लिए करती है। इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं। साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ऐसे पॉइंट क्यों बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में शामिल किए जाते हैं हमारे सीटेट में। तो साथियों चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है गिलहरी। जी हाँ, गिलहरी पर आधारित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो गिलहरी के दांत, बेटा जानने वाली महत्वपूर्ण बात है कि जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा अक्सर आपके चूहे, गिलहरी ये चीजों को काट देते हैं, जहां भी घुस जाए, जहां भी बैठ जाए, वहां की चीजों को काट पीट के बराबर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि इनके दांत जो होते हैं ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे इंसान के दांत तो नहीं बढ़ते। अगर सोचो इंसान के दांत बढ़ेंगे तो क्या स्थिति होगी? बड़ी ही भयानक स्थिति होगी। चलो, लेकिन गिलहरी और इनके चूहों आदियों के भी दांत बढ़ते हैं, या इन्हीं के बढ़ते हैं। तो इनके जो दांत बढ़ते हैं इसलिए ही क्या करते हैं? चीजों को काटते और कुतरते रहते हैं, जिससे कि इनके दांत साथ ही साथ घिसते रहें। अगर मानव घिसेगा तो सोचो फिर कैसे घिसेगा, है ना? तो इन्हीं में ये प्रकृति पाई जाती है, इसलिए ये चीजों को कुतरने का काम करते हैं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये बिंदु अब याद रहेगा कि गिलहरी और चूहे आदि के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, परंतु वह दांतों से काटती और कुतरती रहती हैं। इसलिए ही वह दांतों से काटते और कुतरते रहते हैं, इसलिए उनके दांत घिस जाते हैं और इसलिए ही वो ऐसी क्रियाएं करते हैं। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। चींटियां। जी हाँ, चींटियां जब देखो जमीन पर चलती हैं तो इस तरह का या एक ऐसा तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे इनके पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघकर रास्ता खोज लेती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं,
कि चींटियां कैसे लाइन में चल रही हैं एकदम क्रम में। तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा अपने आसपास के चींटियां बिल्कुल एक चेन बना करके बिल्कुल एक रेलगाड़ी की तरह चलती हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलने वाली जो चींटी होती है वो कुछ पदार्थ सा छोड़ती हुई चलती है, जिसकी गंध या सुगंध को सूंघ कर वो अपना उसी के पीछे पीछे उसको फॉलो करती रहती है। तो याद रखेंगे, चींटियां जब जमीन पर चलती हैं तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे इनके पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघ कर रास्ता खोज लेती। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। मनुष्य के दांत। जी हाँ, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? तो मनुष्य के दांत इस प्रकार के होते हैं कि उसमें 4 प्रकार के बताए गए। जी हाँ, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर और इंसीजर। जो सामने वाले दांत होते हैं उनको इंसीजर कहते हैं, जो काटने का काम करती हैं। प्रीमोलर्स जो चीजों को फाड़ने का काम करती हैं, और जो मोलर हैं वो आपके चबाने का काम करते हैं। और एक और है कैनिन, इसका भी काम कहीं ना कहीं फाड़ने से संबंधित ही है। तो साथियों, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य चीजों को काटता है, फाड़ता है, पीसता है और चबाता है। तो आपका सबसे पहले जो है इंसीजर है, जिससे वह काटता है, कैनिन से फाड़ता है, प्रीमोलर से पीसता है और मोलर से चबाने का कार्य करता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। और वैसे मनुष्य में प्रयोग के आधार पर ये 4 हो गए, लेकिन वैसे मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। अस्थायी दांत 2 बार, अस्थायी संख्या दांतों की संख्या 20 होती है, जो एक बार अस्थायी के रूप में निकलते हैं, एक बार स्थायी के रूप में बाद में निकलते हैं। 12 दांतों की संख्या ऐसी है जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। और साथियों, सामान्यतः मनुष्य के मुख में 28 से 30 दांत पाए जाते हैं और कुल दांतों की संख्या 32 होती है। और सबसे अंतिम दांत जो मनुष्य के मुख में निकलता है उसको अक्कल दाढ़, प्रज्ञा दंत या विजडम टीथ कहा जाता है, जो 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच में निकलता है। साथियों, चलते हैं अगले बिंदुओं की ओर। जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं, जी हाँ, जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी मादा कीड़े की पहचान कैसे करते हैं? उसकी गंध से करते हैं। जी हाँ, तो उनके यहाँ कोई ऐसा पता चलने का सिस्टम नहीं है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपनी मादा को कैसे ढूंढते हैं? उसकी गंध से ढूंढते हैं। जी हाँ, तो नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उसकी गंध से होती है। अगला है मच्छर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि हम कहीं भी चले जाएं और मच्छर सीधा भिन बनाता हुआ आपके कान के पास ही आता है, सीटी सा बजाता हुआ, अलार्म सा बजाता हुआ, ढोल सा बजाता हुआ, म्यूजिक सा बजाता हुआ। तो जो मच्छर है वो हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं। आप अंधेरा कर लो, कुछ भी कर लो, मच्छर आपके पास आ ही जाएगा। तो उसके पीछे कारण है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं। हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवों की गंध से वह हमें ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मच्छर बड़ा ही खतरनाक सा मच्छर आपके सामने है, और पैरों के तलवे, शरीर की गर्मी और हमारे शरीर की गंध आदि से मच्छर हमें ढूंढ लेता है। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ते। जी हाँ, कुत्ते, कौन नहीं जानता इन कुत्तों को? तो कुत्तों को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पता चलता है। जी हाँ, कुत्तों में या जानवरों में जो है ना, सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। देखा होगा, गली में कोई नया कुत्ता आ जाए या उनके एरिया में कोई नया कुत्ता आ जाए तो वो उसको बहुत मारते पीटते हैं, उसको बहुत ज्यादा घुर्राते हैं, उससे लड़ते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने एरिया डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं, और उनकी गंध से उनको पता चल जाता है कि भैया ये हमारे यहाँ का कुत्ता नहीं है, इसकी गंध अलग है। देखा होगा अक्सर गाड़ियों के पीछे भी कुत्ते बहुत दौड़ते हैं, तो उसके पीछे भी यही कारण होता है कि कुत्तों की अक्सर प्रकृति होती है कि वो कहीं भी गाड़ी खड़ी मिल जाए तो चाहे गाड़ी की कीमत 2 करोड़ हो, कितनी हो, 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर उस पर मूत करके या पेशाब करके अपना काम कर देते हैं। तो जो वो पेशाब करते हैं, जो मल मूत्र त्याग करते हैं ना, उसकी गंध ये बहुत तेजी से पहचान लेते हैं। तो कभी ना कभी उस गाड़ी पर किसी कुत्ते ने मूता आदि होगा या पेशाब आदि किया होगा, जिसके कारण वह उस गंध को सूंघकर उन्हें ऐसा लगता है इस गाड़ी में कोई कुत्ता है, जबकि बैठे कौन है? बेचारे इंसान। तो इसलिए भी वो अक्सर कुत्ते जो है गाड़ियों के पीछे भागते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पता चल जाता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। जी हाँ, दिन में जागने वाले जानवर। जी हाँ, जो जानवर दिन में जागते हैं वो केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है।
तो जो जानवर दिन में जागने वाले होते हैं वे केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, परंतु जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो उनको जो सारी चीजें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, काली और सफेद ही नजर आती है। तो याद रखेंगे साथियों, जो दिन में देखने वाले जानवर हैं जिनको दिन में दिखाई देता है वो रात में कई रंगों को देख सकते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर हैं उनको खाली ब्लैक एंड व्हाइट ही चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि आपका उल्लू है, कबर बिज्जू आदि आदि जानवर हैं। तो याद रखिएगा, जो भी रात्रिचर जानवर हैं, जो रात में जिनको दिखाई देता है, उनको दिखाई तो देता है रात में भी, मतलब रात में देख ही तो रहे हैं वो, दिन में तो खैर उनको दिखाई देता ही नहीं, लेकिन रात में भी जो वो देख रहे हैं ना, उनको कैसा दिख रहा है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, कलरफुल उनको चीजें नहीं दिखाई देती हैं। चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। रेशम के कीड़े, जी हाँ आपने सुना होगा रेशम कीट पालन। तो रेशम के कीड़े को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही हो जाती है। जैसा कि साथियों मैंने पहले ही बताया, इनमें जो है सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है अधिकतर जानवरों में। तो रेशम का भी जो कीड़ा है उसको भी अपनी मादा की पहचान सूंघने से ही हो जाती है, उसकी गंध से ही हो जाती है। लेकिन साथियों इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह पहचान उसे कई किलोमीटर दूर से ही हो जाती है। रेशम कीट पालन जिसे कहते हैं आप सेरिकल्चर, ठीक है। तो रेशम के कीड़े को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही हो जाती है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। जी हाँ, आपके सामने बैठे हैं लंगूर। क्या सुंदर सुंदर लंगूर हैं बेचारे, फेस है काला लेकिन बड़े सुंदर, बड़े ही निराले लंगूर हैं हमारे। चलिए तो बात करते हैं लंगूर की। तो लंगूर एक खास आवाज निकालकर, जी हाँ लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। जी हाँ, जब लंगूर को लगता है कोई दिक्कत है भैया, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ऐसी स्थिति में वो एक खास प्रकार की ध्वनि निकालते हैं या आवाज निकालते हैं, जिससे अपने साथियों को क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, भैया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो अलर्ट हो जाइए। एक तरीके से ये क्या करते हैं, अलर्ट करने का काम करते हैं। कैसे, एक खास आवाज निकालकर। बिल्कुल, तो लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताते हैं। अगले बिंदु की ओर। मछलियां जो होती हैं, जी हां, जो फिशेस है, मछली बिजली तरंगों का उपयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देती है। जैसा कि अभी हमने जाना कि लंगूर कैसे करते हैं, एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करके। ऐसे ही मछलियां क्या करती हैं, वो दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देने के लिए क्या करती हैं, बिजली तरंगों का उपयोग करती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बिजली तरंगें उत्पन्न होती हैं किसमें, आपकी, जब मछलियों को लगता है कि कोई खतरा है, तो बिजली तरंगे का उपयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देती हैं। कौन, मछलियां। चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है, जी हाँ कैसे, जैसे कि जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है, जी हाँ जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने से कुछ समय पहले कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको उसकी अंदाजा लग जाता है, तो वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को यह पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। या आसपास भी हमारे कुछ जानवर रहते हैं तो उनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होने लगती हैं अचानक से, जिसके आधार पर वहां रह रहे लोग आदि क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कोई दिक्कत, तूफान भूकंप आदि जैसी आने वाली है। तो ऐसे जानवरों में जैसे मेंढक होता है, कुत्ता होता है, कुछ पंछी होते हैं, सांप होते हैं। तो ऐसे विभिन्न जानवर हैं जिनमें एक अजीब खासियत होती है कि इनको भूकंप, तूफान आदि चीजों की जानकारी बहुत पहले से लग जाती है और ये अजीब तरह का क्या करने लगते हैं, बिहेवियर करने लगते हैं। सामान्यतः जैसे ये होते हैं उस प्रकार से नहीं रहते, कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, जिसके आधार पर उसके आसपास के लोग या जंगलों के लोग इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तूफान या भूकंप जैसी चीजें आने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। डॉल्फिन, जी हाँ बड़ी सुंदर, बड़ी ही प्यारी, समुद्र में या
पूल में नहाती हुई, एंजॉय करती हुई डॉल्फिन। बहुत अच्छा। तो डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। जी हाँ, डॉल्फिन भी कैसी हैं कि एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन इनके पास हमारे जैसा तो टॉकेटिव सिस्टम है नहीं, तो इनके पास अपना एक अलग ही सिस्टम है। ठीक है, वो कैसा है, वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल निकाल कर एक दूसरे से बात करती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो डॉल्फिन कैसे है, डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं। अगला है, कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं और फिर कई महीने बाद दिखाई देते हैं। जी हां साथियों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों के समय में छिपकलियां आदि हमारे आसपास दीवारों पर देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें सर्दियों में तो यह हमें बहुत कम दिखाई देती है। तो इसके पीछे बेटा कुछ कारण है। इसके पीछे कारण है कि ये जानवर कुछ ऐसे जानवर हैं हमारे आसपास कि इनको हमने क्या कहा है, कोल्ड ब्लडेड कहा है, यानी कि जो इनका रक्त होता है, खून होता है, वो कैसा होता है, ठंडा होता है। तो इसलिए ठंड में ये क्या हो जाती है, छुप जाती हैं, या कह लीजिए कि इनमें चलने फिरने की क्षमता वो नहीं रहती जो होनी चाहिए, क्योंकि इनका रक्त ठंडा होता है, फिर मौसम भी ठंडा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा अपने चलने फिरने घूमने फिरने में असमर्थ होती हैं। तो इसीलिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं। तो वो गहरी और लंबी नींद से मतलब यही है कि जो ऐसे जानवर जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनमें रक्त ठंडा पाया जाता है, ये फिर कई महीनों बाद दिखाई देते हैं। जैसे कि छिपकलियां सर्दियों के दिनों में बहुत कम आती है, सांप भी है, आपका मेंढक है, ऐसे कई जानवर हैं जो कुछ समय के लिए बिल्कुल छुप जाते हैं, गहरी और लंबी नींद में सोते हैं। हालांकि सोने से मतलब वो सोते नहीं है, एक्चुअल में उनका मेन कारण ये है कि उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती है फिर उस समय मूवमेंट करने से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं, फिर कई महीने के बाद दिखाई देते हैं। जैसे छिपकलियां सर्दियों के दिनों में बहुत ही कम आती हैं। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। हाथी, जी हाँ हाथी मेरे साथी। तो अगर हम बात करें हाथी की, जी हाँ एलिफेंट की, तो यह पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो स्थल मंडल है, जो हमारा भूमि वाला भाग है, अगर हम पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। जी हाँ, हाथी कौन है, स्थल मंडल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है हाथी। अगर इसकी बात करें आयु की, तो इसकी आयु लगभग कितनी होती है, 70 साल की होती है। जी हाँ, इसकी आयु कितनी होती है, लगभग 70 साल की होती है। और साथियों इसके बच्चे का वजन, जी हाँ, जब एक हथनी जो एक बच्चे को जन्म देती है, उसके एक बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय भी उसके बच्चे का वजन कितना होता है, लगभग 2 कुंटल होता है। जी हाँ, इसमें हाथी वाले क्वेश्चन पे बेटा बहुत कूट में क्वेश्चन शामिल होते हैं, सभी साथी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाथी में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो एक हाथी का जो है बात करें हम, तो सबसे बड़ा जानवर बताया गया है स्थल मंडल का, इसकी आयु लगभग 70 साल होती है, और इसके बच्चे का भी वजन लगभग 2 कुंटल होता है। वहीं बात करें इसके दिमाग की, तो हाथी का दिमाग भी काफी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का हाथी का क्या होता है, दिमाग का वजन होता है। 5.5 किलो तो इसके मस्तिष्क का ही वजन होता है, और इसका रंग काला होता है। ज्यादातर अमूमन प्रकृति में काला ही होता है, होने को सफेद हाथी भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन में एक बड़ा हाथी, एक सामान्य हाथी जो है, लगभग एक दिन में 1 कुंटल से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा जाता है, जैसा कि आपके सामने खा भी रहे हैं। तो एक दिन में एक हाथी को खाने के लिए लगभग 1 कुंटल या 100 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये शाकाहारी है, तो ये बात थोड़ी सी ठीक है कि चलो आसानी से खिलाया जा सकता है। सोचो अगर मांसाहारी होता तो और भी कितनी बड़ी समस्या होती, 100 किलो डेली उसको भोजन उपलब्ध कराना। तो हाथी जो है, तभी कहा जाता है कि हाथी को खरीदना आसान है लेकिन पालना बहुत कठिन, क्योंकि हाथी को आप एक बार खरीद तो लोगे, लेकिन इसको खिलाना पिलाना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि एक दिन में 1 कुंटल भाई साहब इनको भोजन चाहिए, हमारे हाथी भाई साहब को। तो इसलिए याद रखेंगे कि हाथी का दिमाग काफी बड़ा है, लगभग 5.5 किलो। बिल्कुल पूछ लेता है इनमें पॉइंट्स, 5.5 की जगह वो लिख देगा 6.5 किलो होता है, तो वहीं आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गलती हो जाएगी। 1 कुंटल खाता है की जगह लिख देगा 2 कुंटल खाता है,
बच्चे का जन्म 2 कुंटल की बजाय लिख देगा 1 कुंटल होता है, तो वहीं पर हमारे पॉइंट्स खराब होंगे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाएगा। तो बिंदुओं को बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है, एक पॉइंट को भी किसी भी तरीके से हमें चेंज नहीं करना है। तो हाथी हमारा एक शाकाहारी जीव है। वहीं हाथी की अगर हम बात करें तो बेचारे को कम आराम करता है, यानी कि ज्यादा आराम इसको पसंद नहीं है, बहुत कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, 2 3 4 मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता है हमारा हाथी, हमारा साथी। और हाथी की सबसे दिलचस्प बात, सबसे मनपसंद बात, सबसे इसकी फेवरेट हॉबी जो है वो है कि इसको पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। जी हाँ, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक भी पहुंचती है, कुछ ये भी इसके पीछे लाभ बताया जाता है, कारण बताया जाता है। हाथी के कान अगर आप ध्यान करें तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो बड़े बड़े से होते हैं, यानी कि पंखे जैसे होते हैं। तो भाई साथियों, हाथी जो है इन्हीं कानों को ही हिला हिला के अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है, पंखे की तरह काम करता है। उसको जब गर्मी लगती है तो इन्हीं को हिला लेता है और हवा खा लेता है। जी हाँ, हाथी कान क्यों फड़फड़ाता है, तो इसका उत्तर होगा जब उसको गर्मी लगती है तो इन कानों को ही फड़फड़ाकर ठंडक पहुंचाने का या हवा लेने का कार्य करता है। वहीं बात करें अगली, तो 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना होता है, 200 किलोग्राम अथवा 2 कुंटल होता है। चलिए अगला बिंदु, हाथियों के झुंड की एक विशेष खास बात होती है कि इनके झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा, अगर हाथियों का झुंड झुंड है, बहुत सारे हाथी एक साथ हैं, तो उनमें कौन होंगे, हथनियां होंगी और उनके बच्चे। बच्चे तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, हाथी या हथनी, लेकिन वो छोटे हाथी हैं कहने का मतलब। लेकिन बड़े हाथी झुंड में नहीं रहते, वो तो बस हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी ही जो होती है, वो उस झुंड की क्या होती है, नेता होती है। जी हाँ, इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही इनके पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे ही पाए जाते हैं, अर्थात इनका जो झुंड है उनमें केवल 10 से 12 सदस्य ही होते हैं। हाथी केवल 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहेंगे, अर्थात एक हाथी का जन्म होने के बाद जब तक वो 14-15 साल का होता है, जब तक वो अपनी माता और मौसी चाची जो भी हो गई, क्योंकि सारी हथनियां ही हथनियां हैं, तो हाथी जो है वो कब तक रहेगा, जब तक 14-15 साल तक की उसकी एज नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी 14 से 15 साल की एज हो जाएगी, वो इस झुंड में जब तक तो रहेंगे, लेकिन पूरा होते ही फिर इसके बाद वे झुंड को छोड़कर चले जाते हैं और फिर अकेले ही घूमते रहते हैं। जी हाँ, तो हाथियों से संबंधित ये इतनी बात हुई। तो हमने जिनको जाना, तो हाथियों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। हमने लगभग 9 से 10 बिंदु इस पे चर्चा किए हैं। चलते हैं अगले बिंदु की ओर और देखते हैं। अगला बिंदु है मधुमक्खी पालन। जी हाँ, मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। जी हाँ, तो एपीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? जी हाँ, सीटेट ने कई बार पूछा है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो वो ऑप्शन दे देता है अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में मधुमक्खियां क्या करती हैं, अंडे देती हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी जानवर का अगर हम पालन करते हैं तो उसमें प्रजनन जो संबंधी अवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है जानवरों के पालने के संदर्भ में। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में मधुमक्खियां क्या करती हैं, अंडे देती हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी पाई जाती है। जी हाँ, जो मधुमक्खी का हर छत्ता होता है उसमें एक रानी होती है, रानी मक्खी होती है। यह रानी मक्खी ही क्या करती है, अंडे देती है। इसके अलावा छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी पाई जाती हैं और रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है। वहीं छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी पाई जाती हैं और ये मक्खियां पूरा दिन काम करती हैं। जी हाँ, यानी कि श्रमिक मक्खियां इनको कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन में या मधुमक्खी के छत्ते में कुछ श्रमिक मक्खियां भी पाई जाती हैं। जब किसी मक्खी को रस का पता चलता है, जी हाँ, जब किसी मक्खी को रस का पता चलता है तो वो दूसरी मक्खियों को उसकी सूचना देने के लिए एक प्रकार का नाच करने लगती है। नाच करने से मतलब है कि उनका जो फ्लाई करने का तरीका होता है वो एक डिफरेंट तरह का हो जाता है।
जिससे अन्य मक्खियों को पता चल जाता है कि आगे आसपास कहीं क्या है, रस है, और वो उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं और इसी प्रकार से वहां का रस जो है उसको वो ले पाती हैं और जिनका प्रयोग करके वो शहद बना पाती हैं हमारी मधुमक्खियां। इसके अलावा ये जो मक्खियां होती हैं छत्ता बनाने और बच्चों को पालने का भी काम करती हैं। जो श्रमिक मक्खियां हैं वो छत्ते बनाने का काम करती हैं और बच्चों को पालने का भी काम करती हैं। और यदि शहद ना हो तो छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी मर जाएंगी। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस जनरल सी बात है, सभी जानते हैं। जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए इतना काम नहीं करती जितना कि रानी मक्खी काम करती है। याद रखेंगे, जो नर मक्खी है वो छत्ते के लिए इतना काम नहीं करती है जितना कि रानी मक्खी करती है, क्योंकि रानी मक्खी ही अंडे देती है। तो मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे हैं। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है। जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन बॉक्सेस में मीठा चीनी का घोल बनाकर और वहां रख देते हैं। इन बॉक्सेस में आकर के मधुमक्खियां फंस जाती हैं और जिसके बाद फिर इनको अपने तरीके से वो प्रयोग करते हैं, आदि आदि। ठीक है, तो साथियों ये बात रही हमारे मधुमक्खी पालन की, जिसमें हमने जाना कि मधुमक्खी पालन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, रानी मक्खी क्या करती है, कुछ नर भी होते हैं, कुछ श्रमिक मक्खियां भी होती हैं, आदि आदि। उसी से संबंधित अगर हम बात करें तो हमारी जो मधुमक्खियां हैं इसी तरह के कुछ और भी जानवर हैं जो कि कहीं ना कहीं जो मधुमक्खियां हैं उनकी एक विशेषता रह गई कि वो एक ऐसी प्राणी बताई गई है, सामाजिक कीट बताए गए हैं। अर्थात ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यानी कि कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं, अपने कर्तव्यों को दायित्वों को बांट करके जब इस प्रकार से अपने लाइफ को जीते हैं या इनका अपने एक निश्चित जीवन क्रम है, अपने एक सामाजिक कीट, इसी आधार पर इन्हें कहा गया है। तो साथियों उसी तरीके से चींटियां, दीमक और ततैये भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, चींटियां, दीमक और ततैये को भी क्या कहा जाता है, सामाजिक कीट कहा जाता है। जी हाँ, मधुमक्खी, चींटियां, दीमक और ततैये ये सभी हमारे क्या हैं, सामाजिक कीट हैं। हमने इन सबको क्या कहा है, सामाजिक कीट कहा है। तो साथियों इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की इतनी क्लास में इतनी बातें समझ में आई होंगी और इसी प्रकार से आपको आगे की चीजें भी समझ में आती रहेंगी। आज की क्लास में साथियों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में इससे आगे के जानवर टॉपिक को ही कवर करेंगे और अपना आगे के अगली क्लास में इसको खत्म करेंगे। तब तक के लिए साथियों इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और वीडियो को प्लीज लाइक करें और हो सके तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बेशक बिल्कुल ध्यान रखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।